स्कैंडल वाली खबर से सहमा अमेरिकी बाजार, डाउ, नैस्डैक और S&P 500 गिरकर बंद। यूएस फेड की बैठक से पहले वेट एंड वॉच मूड में बाजार। SGX निफ्टी में शानदार तेजी, लेकिन चीन के अच्छे मैन्युफैक्चरिंग PMI आंकड़ों के बावजूद चाइना के बाजार सुस्त, जापान और हांगकांग के बाजार मजबूत। दरों पर बैंक ऑफ जापान के फैसले का इंतजार। सितंबर में कोर सेक्टर ग्रोथ 3.2% से बढ़कर 5% हुई। सीमेंट, स्टील और बिजली उत्पादन से मिला सहारा। तीसरी तिमाही में नेस्ले के शानदार नतीजे, मजबूत मांग के चलते बिक्री में इजाफा, लेकिन मैरिको ने किया निराश। घरेलू वॉल्यूम ग्रोथ उम्मीद से कुछ कमजोर। आज अक्टूबर के ऑटो बिक्री आंकड़ों पर रहेगी नजर। फेस्टिव सीजन में पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री में अच्छी बढ़त की उम्मीद। और एयरलाइन कंपनियों में 100% विदेशी निवेश का रास्ता होगा आसान। विदेशी निवेशकों को मिल सकता है अब मैनेजमेंट कंट्रोल भी। CNBC आवाज की बिग एक्सक्लूसिव। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। नमस्कार, और CNBC आवाज की पूरी टीम की तरफ से आपको नए संवत की ढेरों शुभकामनाएं। मैं हूं हेमंत घई और आज हमारी मदद करेंगे हमारे दो खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर और CEO संदीप वागले और सेठी फिनमार्ट के CEO कुणाल सरावगी भी। जी हाँ, हम बात करेंगे ग्लोबल मार्केट्स की, लेकिन आप देखिए SGX निफ्टी नए संवत के पहले ट्रेडिंग सेशन में फुल जो है पूरा जो है अच्छी तेजी दिखा रहा है और कोर सेक्टर के आंकड़े भी अच्छे आए हैं। जी हाँ, अच्छी खबरें आ रही हैं। उम्मीद है कि फिर हम ग्लोबल क्यूज को थोड़ा सा नजरअंदाज जरूर करेंगे, लेकिन बहुत ही ट्रिकी स्थिति है हेमंत, क्योंकि अगले हफ्ते यूएस इलेक्शंस और उससे पहले FIIs क्या भारतीय बाजार या फिर इमर्जिंग मार्केट्स में भरकर पैसा लगाएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। हमने देखा था फ्राइडे के सत्र में बिकवाली हुई। इनफैक्ट वो 2 घंटे के ट्रेड में, मुहूर्त के ट्रेड में भी FIIs थोड़ी सी बिकवाली करके गए हैं। तो वो प्रॉफिट बुकिंग के मूड में अब देखना होगा कि क्या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और रिटेल निवेशक आगे आकर खरीदारी करेंगे इस मार्केट में। सिर्फ और सिर्फ 6 ट्रेडिंग सेशंस रह गए हैं। यूएस में, अमेरिका में जो वोटिंग होने वाली है प्रेसिडेंट की, उसके लिए और उससे पहले अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। हिलरी क्लिंटन का जो पल्ला है वो थोड़ा सा कमजोर लग रहा है और डोनाल्ड ट्रंप का पल्ला थोड़ा भारी लग रहा है। खासतौर से स्कैंडल के बाद अब थोड़े से वोटर्स पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा, तो हिलरी कैंप स्ट्रेस में आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अब 8 नवंबर को होगी वोटिंग, 9 को फाइनल फैसला, और उससे पहले ये खबरें अच्छी नहीं है ग्लोबल फ्रंट पर। और इसलिए आपने देखा यूएस के मार्केट्स में थोड़ा सा दबाव के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया, लेकिन 2 दिन की FOMC की बैठक जो है वो आज से शुरू होने वाली है, उसका कल देर शाम आउटकम आएगा। तो ये 2 इवेंट्स हैं जिस पर नजर होगी, लेकिन सब लोग यही कह रहे हैं कि इस बार तो वेट एंड वॉच होगा, ब्याज दरें वो बढ़ाएंगे नहीं, दिसंबर में ही होगा वो जो भी प्राइस या फिर चेंज होगा ब्याज दरों में, या फिर रुझान जो आएगा साफ होता हुआ दिखाई देगा दिसंबर में ही, उससे पहले नहीं। लेकिन याद रखिए बहुत ही क्रूशल टाइम भारतीय बाजारों के लिए है। ऑफ कोर्स नई सीरीज की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है और ग्लोबल क्यूज इतने कुछ खास पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं। तो हमारे जानकारों से समझ लेते हैं इस तरह के मार्केट में क्या पोजीशन होनी चाहिए, क्योंकि याद रखिए भले ही मुहूर्त ट्रेड में 8700 का सपना जरूर निफ्टी ने दिखाया था, उसके पास हम बिल्कुल नहीं गए। तो क्या इस हफ्ते वो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, कहां पर सपोर्ट लेगा बाजार, इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ है संदीप वागले और साथ ही विकास सेठी। संदीप, इनफैक्ट मैं आपकी राय में पहले लेना चाहूंगी, क्योंकि काफी रेजिस्टेंस 8700 के आसपास फेस कर रहा है मार्केट। तो क्या वो लेवल्स होंगे जिस पर आप नजर रखना चाहेंगे आज के ट्रेड के लिए या फिर इस पूरे हफ्ते के ट्रेड के लिए? गुड मॉर्निंग हर्षदा, गुड मॉर्निंग हेमंत। गुड मॉर्निंग सर। मुहूर्त ट्रेडिंग पे जो थोड़ी सी हल्की सी मंदी थी, मैं वो दिन पे भी मैं तेजी की बात कर रहा था, मैं आज भी तेजी की बात करूंगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि वन वे तेजी होगी। एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, ये सीमित 100 पॉइंट के दायरे में हम मूवमेंट देखेंगे। आप अगर वीक की बात करें तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। एक तो ट्रंकेटेड वीक है, छुट्टी के बाद हम चालू कर रहे हैं। 8540 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा निफ्टी में। कोई भी हल्की सी 20-30 पॉइंट की करेक्शन हो तो लिया जा सकता है, और मेरा टारगेट होगा 8750, जो कि एक दिन का नहीं है बट ये वीक का है। और आप सही कह रही है, सीमित दायरा 8750 मुझे इतने इजीली क्रॉस होते हुए नहीं दिखता है। बैंक निफ्टी नवंबर फ्यूचर्स के रेंज होंगे 19,400 19,800। ऑलराइट, चलिए, तो सीमित दायरा रहने वाला है। बागले साहब से पूछेंगे कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जो उनको पसंद है इस दायरे में, जो अच्छा ब्रेकआउट दे सकते हैं। लेकिन विकास सेठी जी से पूछते हैं पहले वो कैसे देख रहे हैं आज के बाजार को, इस हफ्ते को।
गुड मॉर्निंग सेठी साहब, नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। ये बताइए कैसे देख रहे हैं आप मार्केट को आज? गुड मॉर्निंग हेमंत। पहले तो मैं आपको, हर्षिता को और आपकी पूरी टीम और सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को नए संवत की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहूंगा और आशा करता हूं कि इस नए संवत में हम नए हाई तो निफ्टी में लगाए हैं और उसको पार करते हुए अगली दिवाली तक 10,000 का निफ्टी का लेवल देखें। और जहां तक मेरी बाजार पे मेरा ओपिनियन है, मुझे लगता है ये जो वीक रहेगा थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। बाजार में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का एक बड़ा ट्रिगर होगा और वहां पे मुझे लगता है कि जो पॉजिटिव है वो मोर और लेस डिस्काउंटेड है। अगर हिलेरी क्लिंटन जीत के आती है तो उसका एक नीजर जरूर पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा, बट दैट इज मोर और लेस फैक्टर्ड इन। बट अगर ब्रेक्सिट जैसा कुछ नेगेटिव हो गया जो अनएक्सपेक्टेड है या सरप्राइज कुछ आता है, देन वी माइट हैव इट। तो उस लिहाज से थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। बाकी मीडियम से लंबी अवधि के लिए बाजार में बहुत ही बुलिश हूं और मुझे लगता है कोई करेक्शन आती है कोई भी कारण से तो वो बिल्कुल अच्छे स्टॉक्स में खरीदारी करने का ही मौका होगा। ओके, तो एक करेक्टिव मूव में खरीदारी का फोकस रखें, ये फिलहाल विकास की राय है और वो उम्मीद कर रहे हैं इस नए साल में हायर हाइज पर बाजार ट्रेड करता हुआ दिखाई जरूर देगा। जो बाजार हमेशा 9,000 के करीब जाकर अटकता हुआ दिखाई दिया है, इस नए संवत में उसको पार करने की पूरी उम्मीद जरूर है। लेकिन देखिए आज के क्यूज क्या है। हमने आपको बताया कि एफआईआईज लगातार बिकवाली करते दिखाई दे रहे हैं। संवत के दिन भी हमने या फिर मूरे ट्रेडिंग के दिन भी 100 करोड़ की बिकवाली हुई है। और वायदे बाजार की अगर आप पोजीशंस देखें, इंडेक्स फ्यूचर्स में थोड़ा सा एक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर मैं सिर्फ संडे के फिगर्स दिखाऊं आपको तो एफआईआईज ने करीब 100 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं। लेकिन उससे बेहतर शायद डेटा आपको पढ़ना है फ्राइडे का, क्योंकि वहां पर पूरा दिन का ट्रेड था। और यहां पर अगर आप देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली हुई है, 1000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली, इनफैक्ट 1100 करोड़ की बिकवाली होती हुई दिखाई जरूर दी है। और साथ ही साथ स्टॉक फ्यूचर्स में हमने देखा है कुछ पोजीशंस, तो इंडेक्स पर लोग साफ तौर से हल्के होते हुए और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति साफ दिखाई दे रही है एफआईआईज की ओर से भी। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है इस इंपॉर्टेंट इवेंट यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के आउटकम से पहले एफआईआईज ने बिकवाली करना सही समझा, अपनी पोजीशंस को हल्का करना सही समझा है। और हो भी क्यों ना जब वहां पर अभी तक मन नहीं बना पा रहे हैं लोग कि कौन जीतेगा यूएस के इलेक्शंस में। बहरहाल ये वो इवेंट है जिस पर सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है। लेकिन आज के दिन अगर आप देखें हर्षदा, तो एक भी निफ्टी कंपनी के नतीजे नहीं है, कुल 11 मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। तो फोकस जो है वो आज अर्निंग सीजन पर मार्केट का बिल्कुल नहीं रहने वाला, खबरों के ऊपर रहने वाला है। और हम आपको बताने वाले हैं कौन सी खबरें आज बाजार पर इंपैक्ट डाल सकती हैं। सेठी साहब, ऑटो कंपनी आज फोकस पे रहने वाली है। साफ तौर पर आप देखिए जिस तरह से आज नंबर्स आने वाले हैं, फेस्टिवल के महीने में कितनी बिक्रियां हुई हैं गाड़ियों की, ये बताइए आप इस लिहाज से कौन से स्टॉक्स पर बुलिश रहेंगे फिर आज? देखिए हेमंत, बिल्कुल ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है और जिस तरह से हमने एक अच्छा मॉनसून देखा है जिससे रूरल इकोनॉमी में रिकवरी देखी जा रही है, 7th पे कमीशन लागू हो गया है, तो ये इस सब के कारण मुझे लगता है ऑटो सेक्टर में बिल्कुल एक बहुत अच्छे नंबर्स आने चाहिए और खास करके टू व्हीलर सेगमेंट में। तो जहां तक टू व्हीलर सेगमेंट का सवाल है, मेरी पसंद रहेगी एक तो टीवीएस मोटर, फिर आइशर मोटर्स, इनसे अच्छे नंबर्स की उम्मीदें की जा सकती है। और जो बड़े वाले में हीरो मोटोकॉर्प से भी अच्छे नंबर्स आने चाहिए। और जो पैसेंजर कार सेगमेंट में मारुति वुड बी द बेस्ट बेट, और उसके अलावा टाटा मोटर्स भी मुझे अच्छा लगता है। तो इन तरह के स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए। चलिए, तो टू व्हीलर्स में हीरो मोटोकॉर्प, 4 व्हीलर्स में मारुति टाटा मोटर्स की बिक्री के आंकड़ों पर नजरें रहेंगी। इनफैक्ट मैं नोमरा की रिपोर्ट पढ़ रही थी जहां पर हीरो मोटोकॉर्प रिटेल ग्रोथ करीब रिटेल सेल्स 6.4% के आसपास रहने का अनुमान है। मारुति के लिए ऑफकोर्स एक बेटर महीना रहेगा, लेकिन देखना होगा कि वो धनतेरस के दिन जो बड़ी बिक्री के आंकड़े आते हैं, क्या उसका कुछ इम्पैक्ट यहां पर क्लियरली नंबर्स में दिखाई देगा या नहीं, और क्या ये डोमेस्टिक सेल्स 10% के ऊपर रह पाती है या नहीं। लेकिन स्टॉक्स की बात करते हो तो आज का पहला ट्रेड क्या रहेगा और कौन से शेयर में इस समय दाव लगाने के लिए एकदम तैयार है संदीप? आपने कहा कि आप लार्जली बुलिश है मार्केट पर, तो तेजी का ही कॉल होगा, क्या पिक कर रहे हैं? हर्षदा, मेरे चारों कॉल इनफैक्ट आज तेजी के हैं। मैं पहला स्टॉक तो डिश टीवी पिक करूंगा। मूरत ट्रेडिंग के 1 घंटे के सेशन में ये 4% से ऊपर था, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आने वाला है। मुझे पता नहीं है आज या कल में रिजल्ट है, वो आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव इसमें जरूर है। और एक ये 95-96 के रेंज से निकला है,
तो इसमें थोड़ी सी मूव कंटिन्यू होगी। मैं 96 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह दूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 108। ये 2 से 3 या 4 दिन का व्यू है। दूसरा स्टॉक होगा BEL, जिसमें मुझे मोमेंटम दिखाई देता है। ये मैं 1298 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह दूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 1395। अगेन ये 3 से 4 दिन का व्यू है। वाह, तो BEL के नंबर्स देखिए जबरदस्त आए थे और वागले साहब डिश टीवी के नंबर्स ओवर द वीकेंड आए, अच्छे नंबर्स आए हैं, जबरदस्त नंबर्स इन्होंने क्लॉक किए हैं। जी हाँ, 71% मुनाफा बढ़ते हुए नजर आया। तो ये वो स्टॉक है जिस पर बुलिश है। वागले जी ने 2 स्टॉक तो बता दिए, लेकिन बाकी के बचे हुए 2 शेयर कौन से हैं वो उनसे पूछेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं, और राय आपकी स्क्रीन पर आती हुई। पुनीत किन्ना कह रहे हैं तेजी करनी चाहिए, 8690 8710 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 8550 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। साथ ही अगली राय आपकी स्क्रीन पर आ रही है AK प्रभाकर की, IDBI कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च। ये कह रहे हैं निफ्टी में बिकवाली करें, टारगेट 8530 का इन्होंने दिया है और स्टॉप लॉस इस ट्रेड में रखिएगा 8680 पर। और सेमी भौमिक की राय देखिए, वो कह रही है खरीदारी करनी चाहिए, 8680 तक के टारगेट्स हैं, 8700 भी जा सकता है निफ्टी। तो दूसरी एक्सपर्ट देखिए जो 8700 टच होने की बात कर रही है आज के दिन, 8540 का स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। साथ ही राकेश बंसल देख लेते हैं, ये फिलहाल तेजी में है तो 8720 की उम्मीद कर रहे हैं। ये इन्होंने टारगेट दिया है और स्टॉप लॉस 8550 का इनकी ओर से आता हुआ। और हमारे अगले एक्सपर्ट देखिए जय ठक्कर, ये भी बुलिश है और ये भी देखिए मान रहे हैं कि 8700 के ऊपर निकलेगा, बल्कि इनके टारगेट देखिए 8745 के 8580 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। तो संवत का पहला दिन है और आप देखिए जबरदस्त तेजी होगी बाजारों में। ये 5 में से 4 टेक्निकल एक्सपर्ट मानते हैं और 5 में से 4 जो एक्सपर्ट कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं 8700 के ऊपर निकल सकता है। तो ध्यान तेजी का आज के दिन आपको होना चाहिए और SGX निफ्टी भी यही संकेत दे रहा है। लेकिन कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी रैली देखने को मिल सकती है खबरों के दम पर, ये बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जी हाँ, 5 का पंच हाजिर करेंगे ब्रेक के उस पार। यहाँ टॉप 5 स्टॉक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई सेक्टर आज रहने वाला है तो वो एविएशन पैक रहने वाला है। स्पाइस जेट एयरवेज पर रखिए नजर, अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। आपको बता दूं 100% FDI तो सरकार ने अलाउ कर रखा था एविएशन सेक्टर में, लेकिन FDI दरअसल आ नहीं रहा था। फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर 51% हिस्सेदारी एयरलाइन कंपनियों में खरीदते थे तो एयरलाइंस का जो एयर ऑपरेटर परमिट है वो रद्द हो जाता था। तो जाहिर सी बात है ये एक बड़ी त्रुटि थी जिसको सुलझाने की कोशिश DIPP ने की है। DIPP ने एक मसौदा तैयार किया और अब सरकार उसको हरी झंडी देती हुई नजर आएगी। तो अब फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं और फॉरेन एयरलाइंस जो हैं वो कंट्रोल कर सकती हैं एयरलाइंस को। तो ये एक बड़ी खबर इस सेक्टर के लिए आती हुई आज शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एक और स्टॉक जहां पर अच्छी तेजी की पूरी उम्मीद है वो है RBL बैंक यानी कि रत्नाकर बैंक लिमिटेड। स्टॉक में पूरी तेजी आने की संभावना इस वजह से है कि मोतीलाल ओसवाल के मोस्ट फंड ने इसमें करीब 250 करोड़ की शेयर की खरीदारी की है और उसका पूरा असर आगे आने वाले दिनों में या फिर आज के ट्रेड में दिखाई जरूर देगा। याद रखिए पिछले हफ्ते भी स्टॉक काफी एक्टिव था नंबर्स के बाद। मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन 1.25% से ज्यादा की हिस्सेदारी ने हाथ बदला है, तो यहां पर बड़े लोग मुहूर्त वाले दिन भी खरीद रहे थे। इस शेयर पर रखिएगा नजर। सेंचुरी टेक्सटाइल के ऊपर भी नतीजे अच्छे आए हैं। 31 करोड़ रुपए घाटे के मुकाबले 41 करोड़ रुपए का मुनाफा इसने पेश किया है और आप देखिए मार्जिन में भी इजाफा देखने को मिला है। डबल डिजिट में पहुंच गए हैं मार्जिन, 6.7% से बढ़कर 11% के पार निकले। और साथ ही रिलायंस कैपिटल पर भी आज नजर रहेगी क्योंकि रिलायंस एस्टेट का जो लेंडिंग बिजनेस है उसको डिमर्ज करने की यहां पर खबरें आती हुई दिखाई दे रही हैं। रिलायंस होम फाइनेंस के तौर पर एक और एंटिटी आगे आती हुई दिखाई देगी। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इस खबर का कितना बड़ा इम्पैक्ट RCAP पे दिखाई देता है। बिल्कुल, और नजर होनी चाहिए आज साफ तौर पे आपकी हेरिटेज फूड के ऊपर। रिलायंस रिटेल का डेयरी कारोबार खरीदने के लिए इन्होंने करार किया है, तो स्टॉक पर रखिएगा नजर। तो ये कुछ काउंटर्स जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए और क्या एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा यही समझ लेते हैं हमारे जानकारों से। रत्नाकर बैंक लिमिटेड RBL
विकास, इस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जब से इस स्टॉक की लिस्टिंग हुई है काफी बड़े पैमाने पर यहाँ पर फंड्स की खरीदारी होती हुई, और देखिए मूरत ट्रेड के सेशन में ही 250 करोड़ का निवेश या फिर खरीदारी मोतीलाल ओसवाल के फंड ने की है। रिटेल निवेशकों के लिए क्या आउटलुक रहेगा? 391 पर यह स्टॉक बीते सत्र में जाकर टिका है। यहां से आगे कितना अपसाइड और कितने ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे आप पूरे बैंकिंग स्पेस में इस शेयर पर? बिल्कुल हर्षिदा, एक बेहतरीन स्टॉक है, बहुत अच्छी लिस्टिंग हुई थी, एक बहुत अच्छी क्वालिटी का बैंक हो गया है, बहुत अच्छे दर से ग्रो कर रहा है और एनपीएस भी काफी कम है। तो इन सबको देखते हुए स्टॉक पे बिल्कुल निवेश की सलाह रहेगी। बट चूंकि एक पॉजिटिव न्यूज है तो आज तो गैप अप ही खुलना चाहिए, बट अगर कोई भी गिरावट आती है तो लंबी अवधि के लिए बिल्कुल इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए। मुझे लगता है विद इन द नेक्स्ट 1 year वी कुड सी एन अपसाइड ऑफ 40 to 50% ऑन द स्टॉक। ऑलराइट, तो 40 से 50% की रैली आरबीएल में देखने को मिल सकती है। तो सभी बड़े एक्सपर्ट्स देखिए अब इस शेयर पर बुलिश होते हुए इस स्टॉक पर रखिएगा नजर लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन नजर तो आज ऑटो कंपनियों के ऊपर रहने वाली। साहब चार्ट देखकर बताइए, आपको कोई ऑटो स्टॉक जो पसंद आ रहा हो, जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिले? हमने देखा था पिछले हफ्ते कुछ बड़े जो सीएलएसए जैसे ब्रोकरेज हाउसेस थे, उन्होंने मारुति के लिए 7,300 तक के टारगेट बताए थे। मारुति में क्या तेजी देखने को मिलेगी? और दूसरे स्टॉक्स बताइए, आपकी नजर कहां पर है? हेमंत, मैं टाटा मोटर्स डीवीआर में लास्ट वीक बुलिश था, तो मैं उसमें मेंटेन करता हूं, वो मेरा टॉप पिक रहेगा। मारुति में भी मेरा व्यू पॉजिटिव है, 58.96 का बंद है। हाँ, हल्की सी करेक्शन आती है 30, 40, 50 रुपए, वो लेने में मैं प्रीफर करूंगा। बट मुझे क्लियरली दिखता है कि मारुति 6100, 6200 शॉर्ट टर्म में अगले कुछ दिनों में जाना चाहिए। तो टाटा मोटर्स और मारुति, और एक टीवीएस मोटर्स में भी मेरा रुझान पॉजिटिव है। जिस तरह से बाइंग हुआ है लोअर लेवल्स पे, मुझे नहीं लगता है 380 का लेवल ब्रेक करेगा, जो स्टॉप लॉस हो सकता है। और 440, 450 का बहुत एक आध 2 हफ्ते में व्यू है। ओके, तो टीवीएस मोटर, मारुति और साथ ही साथ टाटा मोटर्स, ये प्रिफर्ड ट्रेड्स रहेंगे आज के लिए। आज ऑफ कोर्स इन आंकड़ों पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन देखिए एफएमसीजी कंपनियां, यहां पर थोड़ा सा लैकलस्टर ट्रेड भले ही सेक्टोरली देखने को मिला हो, लेकिन रिजल्ट्स पर एक्शन जरूर बनता हुआ दिखाई देगा। और विकास, मैं आपकी राय नेस्ले पर लेना चाहूंगी, क्योंकि इस बार देखिए एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर, लगभग 270 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है और मार्जिन काफी बढ़िया है। इनफैक्ट मार्जिन में तो 4% की बढ़त देखने को मिली है, 16.5% से बढ़कर 20% पर आए हैं। क्या आज भी आपको लग रहा है तगड़ा एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा? क्या ये टॉप फेवरेट्स में एक बार फिर वापसी कर रहा है या नहीं? बिल्कुल हर्षिदा, एक बहुत अच्छी कंपनी है। बीच में जरूर ये जो मैगी पे बैन था उसका एक इम्पैक्ट जरूर देखने को मिला था, बट उसके बाद से अब ये बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के साथ उभर कर आई है और कंपनी के नतीजे बेहद ही शानदार थे। मुझे लगता है कि इसमें बिल्कुल तेजी बनी रहनी चाहिए और आज भी इसमें बिल्कुल एक तेजी रहेगी। और अगर कोई गिरावट आती है आने वाले कुछ दिनों में तो डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। चलिए, तो नेस्ले में खरीदारी करिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेहतरीन शेयर रहा भी है। ब्रोकरेज हाउसेस की क्या रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं इन नतीजों के बाद, इवन मैरिको के नंबर्स के बाद ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। नियति हमारे साथ जुड़ेंगी, लेकर आएंगी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। एसजीएक्स निफ्टी देखिए अच्छी तेजी के साथ भारतीय बाजार खुलेंगे, ये संकेत देता हुआ 32 अंक ऊपर एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कौन से वो स्टॉक्स हैं जिस पर ब्रोकरेज हाउसेस की नजर है और ये रिपोर्ट्स हमें देती हैं। नियति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नियति बताइए, सबसे पहले तो नेस्ले और मैरिको नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउसेस का क्या कहना है? मैरिको के टेपिड नंबर्स थे और ज्यादातर ब्रोकरेजेस अभी भी बुलिश ही हैं स्टॉक पे। बाई की रेटिंग दे रहे हैं डॉयचे बैंक, क्योंकि मैनेजमेंट भरोसा दिखा रहा है कि ग्रेजुअल रिकवरी होगी। इनका मानना है कि पैराशूट्स के जो वॉल्यूम है वो Q3 में यानी अगले क्वार्टर में बेहतर होते हुए नजर आएंगे। निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। 305 का इनका लक्ष्य है, जो कि मौजूदा भाव से 10% का अपसाइड दे रहे हैं। लेकिन आईडीएफसी जो कि हमारा घरेलू ब्रोकरेज है वो न्यूट्रल की रेटिंग दे रहा है और 275 का इनका लक्ष्य है। इन्होंने अपने ईपीएस के अनुमान FY 17 और 18 के
3% और 3% घटा दिए हैं। करंट वैल्यूएशन के हिसाब से दूसरे जो मिड कैप पेयर्स हैं उसके हिसाब से ये काफी ज्यादा प्रीमियम पर ट्रेड करा है, इसलिए फिलहाल ये न्यूट्रल का कॉल दे रहे हैं। 275 का इनका लक्ष्य है। नेस्ले नंबर्स अच्छे थे, सब कुछ काफी अच्छा था। इस क्वार्टर में बहुत ही हेल्दी ग्रोथ देखने को मिली। प्रॉफिट के जो एस्टिमेट्स हैं वो जो कंसेंसस एस्टिमेट्स है उससे बेहतर आए हैं। सिटी मगर अभी भी बिकवाली करने की सलाह दे रहा है। क्यों? क्योंकि नूडल्स की कैटेगरी का जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा स्लो है। बिकवाली करके चलिए, इनका मानना है। इन्होंने टारगेट प्राइस भी घटाए हैं। 56.50 का इनका टारगेट था, अब इसे घटा के ये 53.40 का कर रहे हैं, जो कि मौजूदा भाव से 23% का डाउनसाइड देख रहा है। रेवेन्यू के, एबिटा के और जो नेट प्रॉफिट के एस्टिमेट्स हैं CY16 के, इन्होंने 3%, 9% और 9% भी घटाए हैं। और जैसा कि मैंने बताया, नूडल्स की कैटेगरी से इनको निराशा हुई है। आगे भी इनको बहुत ज्यादा रिकवरी की इनको उम्मीद नहीं है। इनफैक्ट ये मान के चल रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट के जो रेवेन्यू स्पेंड है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, तो मार्जिन्स पे दबाव देखने को मिल सकता है। डॉयचे बैंक मगर निवेश करने की सलाह दे रहा है। 7500 का इनका लक्ष्य है, जो कि मौजूदा भाव से 8% की तेजी दिखा रहा है। और आईडीएफसी भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन कर रहा है। 6150 का इनका लक्ष्य है, जो कि 11% का डाउनसाइड देख रहे हैं। तो नेस्ले पर ज्यादा सकारात्मक व्यूज नहीं आ रहे हैं, लेकिन दो और मिड कैप कंपनियां, भारत फाइनेंशियल और साथ ही साथ डिश टीवी पर ब्रोकरेजेस का क्या कहना है नंबर्स के बाद? नियति, ओवरवेट का कॉल दे रहे हैं मॉर्गन स्टैनली हर्षदा। भारत फाइनेंशियल्स पर 1125 का इनका लक्ष्य है। बड़ा टारगेट है। 27% का एक अपसाइड देख रहे हैं। पैट भले ही 3% बिलो है, मगर बेटर रिस्क मैट्रिक्स है इनका मानना है कि नंबर्स ठीक ठाक आए हैं, इतने बुरे नहीं है। एनआईएस इनके भले ही बिलो एस्टिमेट्स आए हैं, लेकिन ये मान के चल रहे हैं कि असेट क्वालिटी जो स्टेबल रही है वो एक की पॉजिटिव है स्टॉक में, इसलिए निवेश करने की आपको सलाह दे रहे हैं। 1125 का इनका लक्ष्य है, लेकिन क्रेडिट स्विस अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है। टारगेट प्राइस इन्होंने हालांकि बढ़ाया है, 690 का था, अब इसे बढ़ा के 710 का कर रहे हैं, जो कि 20% डाउन साइड देख रहे हैं अगले एक साल के दौरान। अगले 2 क्वार्टर के दौरान इनकी वॉल्यूम ग्रोथ पर इनकी नजर होगी। अगर ये ठीक ठाक करते हैं तो शायद अपने टारगेट प्राइस रिवाइज करेंगे। डिश टीवी ओवरवेट का कॉल दे रहे हैं मॉर्गन स्टैनले। टारगेट प्राइस 110 का, 10% की अपसाइड पोटेंशियल ये देख रहे हैं। रेवेन्यू ग्रोथ के जो फोरकास्ट है वो इन्होंने घटाए हैं, क्योंकि जैसे दूसरी इंडस्ट्रीज के नतीजे आए हैं। एआरपीयूज यहाँ पे काफी मिस था। 17 और 19 के जो रेवेन्यू ग्रोथ के जो फोरकास्ट है वो उन्होंने 2.5% के आसपास घटाए हैं, लेकिन आईडीएफसी आउट परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन कर रहा है। डिश टीवी पर टारगेट प्राइस इनका 102 रुपए का है। ऑलराइट, तो डिश टीवी के ऊपर ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश होते हुए। शुक्रिया नियति। राय लेंगे भारत फाइनेंशियल्स के ऊपर अपने एक्सपर्ट से, बागले साहब से पूछेंगे इसके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं, क्योंकि आप देखिए मॉर्गन स्टैनले का जो टारगेट है वो 1125 रुपए का, यहां से अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। आज शेयर कितना दौड़ेगा नंबर्स के बाद, इस पर बात ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या निकल कर आई हैं। मैरिको का जो वॉल्यूम ग्रोथ है, अब देखिए डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ काफी कमजोर आया है, 3.4% का, और एक्सपेक्टेशन थी 6 से 8% के बीच आएगा ये। अगले साहब, मैरिको के चार्ट्स देखकर बताइए ये कैसे लगते हैं, और भारत फाइनेंशियल्स के नंबर्स अच्छे हैं, ये बताइए इन दोनों में अगर कहीं ट्रेड बैठता है तो किस स्टॉक में बैठता है? हेमंत, मैरिको में हल्की सी डाउनसाइड ही मुझे लगती है, पॉजिटिव तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। 278 का बंद है, 270 का एक सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर 245, 250 तक जा सकता है। तो वो लिहाज से मैं थोड़ा सा हल्का सा बेरिश ही मेरा अंडरटोन होगा। भारत फाइनेंशियल में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। न्यूज कैसे है मुझे पता नहीं है। 850 का एक सपोर्ट है, अभी 884 का बंद है, तो थोड़ा सा नीचे में 860, 855 ये लेवल्स पे अगर मिलता है तो लेने जैसा है। ऊपर में 920 का एक कैप है, जब तक वो क्लियर नहीं करता है उसमें बड़ी मुनी आएगी। तो 850, 860 ऑन द डाउन साइड, 950, 920 ये रेंज मुझे दिखाई देती है। इनफैक्ट इस पर मैं एक फंडामेंटल कॉल भी लेना चाहूंगी विकास सेठी आपसे भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन पर, लेकिन इस बीच देखिए बैंक ऑफ जापान की बोर्ड बैठक का इंतजार था और वहां पर ब्याज दरों को लेकर क्या आउटलुक आएगा इस पर खासतौर से एशियाई बाजार नजर बना रहे थे और कोई बदलाव नहीं किया गया है। कुछ और स्टेटमेंट्स आपके लिए हाजिर करेंगे कि यहां पर क्या आउटलुक बैंक ऑफ जापान लार्जली अनुमान लगा रहा है
ब्याज दरों को लेकर फिलहाल -0.1% पर ये स्थिर है। कुछ और कमेंट्री आपके लिए लेकर जरूर आएंगे। निक्के एकदम सपाट ट्रेड करता हुआ आज के सत्र में और शांघाई में भी फ्लैट। को पहले सुनना चाहते हैं, उसके बाद ही फैसला लेंगे। शायद कल देर रात जिस तरह से फैसला जेनेट येलन की तरफ से निकल कर आएगा, उनकी कमेंट्री आएगी, उसके बाद शायद बैंक ऑफ जापान। तो मोर और लेस आप देखिए एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही आया, कुछ उम्मीद थी भी नहीं कि जापान कुछ करेगा इस बार। जी हाँ, लेकिन करेंसी मार्केट में क्या एक्शन रहता है हेमंत, उस पर जरूर नजरें रहेंगी जब वो कुछ और फाइन प्रिंट निकल कर आएगा कि क्या क्या बोला गया है करेंसी को लेकर। लेकिन भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन की हम बात कर रहे थे, चार्ट्स पर तो कोई ऐसा क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है कि पूरी रफ्तार दिखाएगा। विकास, नंबर्स को आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि 145 करोड़ का प्रॉफिट जो हमारी उम्मीद पर खरा उतरा है, साथ ही साथ इनकम भी अगर आप देखें टोटल बेसिस पर करीब 40% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन ये स्टॉक पिछले कुछ महीनों में लगातार तेजी में रहा है। अब इन नंबर्स के बल पर क्या आउट परफॉर्मेंस आने की संभावना है, या फिर नंबर्स आपको उतने कुछ खास नजर नहीं आ रहे हैं जिससे अब यहां से आगे और तेजी दिखाएगा शेयर? बिल्कुल हर्षिता, नंबर बेहद ही शानदार थे। नंबर एक्चुअली फ्राइडे को ही आ गए थे, फिर हमने मुहूर्त ट्रेडिंग में इसको जरूर इसका कोई खास असर नहीं देखा, बट डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव नंबर्स है और इस स्टॉक पे मैं बुलिश हूं। मुझे लगता है माइक्रो फाइनेंस एज ए सेक्टर, पूरा सेक्टर ही अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, जिसके कारण जो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किए थे, अच्छे मानसून वगैरह का बिल्कुल इम्पैक्ट ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है, भले ही वो भारत फाइनेंस हो या इक्विटास, सेटिन क्रेडिट केयर या उज्जीवन, सब में देखने को मिलेगा। नतीजे बहुत अच्छे थे और अगर लंबी अवधि का नजरिया तो यहां से सब्सटेंशियल अपसाइड देखने को मिलेंगे। और मुझे लगता है आज भी चूंकि सेंटिमेंट्स भी पॉजिटिव है और अच्छे नतीजों के बाद हम एक अच्छी 3-4% की रैली इस स्टॉक में देख सकते हैं। सेठी साहब, ये बताइए कोर सेक्टर का डेटा आपको कैसा नजर आया? इकोनॉमिक डेटा इस संवत में जो शुरुआत हुई है वो अच्छे डेटा के साथ हुई है, 3 महीने के हाईज पर पहुंचा है कोर सेक्टर का आंकड़ा। और मैं इंटरनल्स देख रहा था, उसमें जो इंटरनल्स है वो सीमेंट की तरफ अच्छा इजाफा देखने को मिला है और स्टील में अच्छी तेजी देखने को मिली है। स्टील सेक्टर ने पिछले संवत में भी सबसे ज्यादा रिटर्न दिया था। ये बताइए कोई मेटल स्टॉक जो आपको लगता हो अच्छी तेजी दिखाए इस अच्छे डेटा के दम पर? बिल्कुल हेमंत, ये कोर सेक्टर के डेटा बहुत ही अच्छे थे और आपने ठीक बताया कि जो अगर फाइन प्रिंट देखें तो स्टील और सीमेंट का कंट्रीब्यूशन और उसके अलावा रिफाइनिंग का भी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है इस कोर सेक्टर के डेटा पे। और जहां तक स्टील स्टॉक्स की बात है, मुझे इन लेवल्स पे एक तो टाटा स्टील अच्छा लगता था, बट चूंकि टाटा ग्रुप के साथ कुछ दिक्कतें चल रही है तो वो एक बार थोड़ा अवॉइड किया जा सकता है। बट जो अदर बेस्ट बेट वुड बी JSW स्टील, वो स्टॉक मुझे अच्छा लगता है और उसमें अभी कॉर्पोरेट एक्शन भी अनाउंस किया है, स्टॉक स्प्लिट भी बोर्ड ने अनाउंस किया है, प्लस इस बार के नतीजे भी अच्छे थे, वॉल्यूम ग्रोथ भी बहुत अच्छा नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है JSW स्टील शुड बी ए स्टॉक फ्रॉम द स्टील सेक्टर टू बी वॉच्ड। ओके, तो JSW स्टील पर आप ज्यादा फोकस करें तो बेहतर रहेगा। NBCC एक स्टॉक ये रेडार पर रहना चाहिए, क्योंकि कुछ अखबारों में डेवलपमेंट आ रही है कि कंपनी VSNL का लैंड एसेट्स रीडेवलप करेगी और लगभग ये 15,000 करोड़ की रीडेवलपमेंट प्लान रह सकते हैं। विकास, ये काउंटर तो एक अच्छा आउट परफॉर्मर रहा है और इस खबर पर आपको क्या लग रहा है, और एक्शन आता हुआ दिखाई देगा? हाँ बिल्कुल हर्षिदा, एक बहुत अच्छा स्टॉक है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से थोड़ा FPO के कारण से थोड़ा दबाव में था, बट डेफिनेटली यहां से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है और जिस तरह से ये जो नया एक ऑर्डर मिल रहा है तो डेफिनेटली एक अच्छा परफॉर्मेंस में सुधार देखने को मिलेगा। तो आई कंटिन्यू टू रिमेन बुलिश ऑन द स्टॉक और मुझे लगता है बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए इस स्टॉक में। 771 एकड़ का लैंड बैंक है, 120 एकड़ नई दिल्ली में लैंड बैंक है, तो उसको को डेवलप कर रहे हैं, रीडेवलप कर रहे हैं। हालांकि अभी डिटेल्स समझ में आनी है, बाकी है कि किस तरह से डेवलपमेंट होगा, ये क्या काम काज करेंगे। लेकिन इस खबर के चलते टाटा कम्युनिकेशन भी अच्छा प्रदर्शन जनरली दिखाता है। टाटा कम्युनिकेशन के चार्ट देखकर बताइए, आप टाटा मोटर्स पर तो बुलिश हैं, क्या टाटा कम्युनिकेशन भी आपको अच्छा लगता है या अवॉइड है? हेमंत, ऑलरेडी रनअप हो चुका है। अगर आप इसके वीकली चार्ट देखें तो लगभग 490 से लेकर ये 650-680 तक गया है।
पिछले 4 या 5 हफ्तों में। और लास्ट वीक में हमने जो करेक्टिव मूव देखी है, तो उस लिहाज से मैं ऊपर में थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग या सावधानी के व्यू दूंगा। 650 655 या लेवल है, वहां पर अगर एक बार प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता ये बहुत जल्दी में वन वे जाएगा। हाँ, लॉन्ग टर्म व्यू तो 750 का बनता है, लेकिन शॉर्ट टर्म आप बात करें तो 600 660 ये रेंज है। शेट्टी साहब, टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर अब आपका क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि हो सकता है साइरस मिस्त्री जी आपत्ति जता ही दें फाइनली, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को देखकर समझ में आ रहा है कि उनको गलत तरीके से निकाला गया। ये बताइए, अब आप इस विवाद को कहां जाते हुए देख रहे हैं, और गिरावट में क्या टाटा स्टॉक्स को खरीदना चाहिए? अभी हल्के हल्के करके विवाद ठंडा पड़ रहा है, आप कैसे रीड कर रहे हैं इसे? देखिए हेमंत, जहां तक लंबी अवधि का नजरिया है तो इस स्टॉक्स में बिल्कुल बने रहना चाहिए। बहुत ही क्वालिटी कंपनीज है, मतलब सभी स्टॉक्स अच्छे हैं, बट उनमें भी अगर चूज करना चाहें तो टाटा मोटर्स वुड बी द बेस्ट बेट। फिर आपके टाटा स्टील भी अगर गिरावट आती है, ये जो डेवलपमेंट्स हुए उसके कारण से, तो वहां पे भी खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। टाटा कम्युनिकेशंस में भी तेजी लगती है, तो ये सब स्टॉक्स बहुत ही अच्छे हैं। बट शॉर्ट टर्म में जिस तरीके से ये जो मामला है ये पैन आउट होता है, उसका डेफिनेटली एक एक्शन या रिएक्शन बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो जो वीक हार्टेड ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स है उनको अभी थोड़ा क्लैरिटी के लिए वेट करना चाहिए। बाकी अगर गिरावट सब्सटेंशियल आती है तो लंबी अवधि के लिए खरीदारी करना ही ठीक लगता है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से यहाँ पर अगर आपने पैसे लगाने हैं तो टाटा ग्रुप कंपनियों में जो गिरावट आ रही है उसका पूरा फायदा उठाया जाए। लेकिन एविएशन स्टॉक्स आज रेडार पर रहेंगे, और सीएनबीसी आवाज के हाथ एक एक्सक्लूसिव खबर लगी है। इसमें एयरलाइन कंपनियों में 100% एफडीआई यानी कि विदेशी निवेश का रास्ता आसान होने वाला है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार नियमों में जरूरी बदलाव करने वाली है ताकि मैनेजमेंट में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ाई जा सके। हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, बताइए, सरकार विदेशी निवेश के नियमों में किस तरह के बदलाव करने वाली है? क्या अड़चन थी यहाँ पर, और क्या लाजली मकसद है? देखिए, एविएशन सेक्टर में सरकार ने पिछले दिनों ये कहा था कि यहाँ पे निवेश की काफी ज्यादा संभावनाएं हैं। एविएशन जो घरेलू कंपनियां वो काफी कर्ज के बोझ तले दबी हैं, तो लिहाजा 100% विदेशी निवेश यानी एफडीआई का रास्ता खोल दिया जाए। लेकिन सरकार के इस फैसले के बावजूद एविएशन सेक्टर में 100% विदेशी निवेश नहीं आ रहा था। इसके पीछे वजह यह थी कि जो भी लोग 100% विदेशी निवेश करना चाहते थे तो वो चाहते थे कि इसके मैनेजमेंट और कंट्रोल में हमारी हिस्सेदारी बढ़े। लेकिन जो मौजूदा नियम है वो इसके लिए मनाही करता है। मौजूदा नियम ये कहता है कि जो भी शेड्यूल्ड एयरलाइंस है उसमें किसी भी सूरत में मैनेजमेंट या कंट्रोल विदेशी हाथों में नहीं जा सकेगा। तो 100% विदेशी निवेश का रास्ता खोलना, दूसरी तरफ मैनेजमेंट और कंट्रोल पर पाबंदी लगाना, तो दोनों काफी अंतर विरोध था। अब जाकर के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से निर्देश मिलने के बाद डीआईपीपी जो कि इंडस्ट्री मंत्रालय है वो एक नया प्रस्ताव तैयार कर रहा है। प्रस्ताव ये तैयार कर रहा है कि अगर 100% विदेशी निवेश आता है तो मैनेजमेंट कंट्रोल में भी विदेशी निवेशकों को हिस्सेदारी दी जाएगी। इसके लिए 2 नियम है जिसमें बदलाव किए जा रहे हैं। एक नियम एफडीआई पॉलिसी से जुड़ी हुई है, इस एफडीआई पॉलिसी से जुड़े हुए नियम में बदलाव किया जा रहा है। दूसरा एयरक्राफ्ट रूल है जो ऐसी पाबंदी लगाता है, इस पाबंदी को हटाने के लिए एयरक्राफ्ट रूल में बदलाव किया जा रहा है। तो ये 2 बड़े बदलाव का प्रस्ताव तैयार हो चुका है और जल्द ही इस पर अंतिम फैसला लिए जाने की संभावना है। ऑलराइट, चलिए, तो एविएशन सेक्टर और ऊपर जाएगा। सरकार जो त्रुटियां थी, जो बॉटलनेक्स थे, उसको दूर कर रही है। शुक्रिया लक्ष्मण इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। और एक और अच्छी खबर हर्षदा, अब देखिए कच्चा तेल जिस तरह से नीचे आ रहा है, 3% की गिरावट देखने को मिली है। ओपेक में फैसला हो नहीं पा रहा है प्रोडक्शन और एक के बाद एक जो जिन सभी लोगों ने कहा था कि वो प्रोडक्शन कट के लिए तैयार है वो पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कच्चे तेल का गिरना और लक्ष्मण जो बात बता रहे हैं उसके चलते सर कुछ चार्ट्स पर ऐसा ट्रेड बन रहा है, स्पाइस जेट, इंटरग्लोब, जहां आपको लगता है तेजी की जा सके आज? हेमंत, मैं नॉर्मली जेट ही प्रीफर करता था ये सेक्टर में, लेकिन आई थिंक सितंबर लास्ट वीक में जिस तरह से जेट ने 500 के लेवल्स ब्रेक किए हैं तो मुझे उसमें स्ट्रेंथ नहीं दिखाई देती। साइडवेज टू डाउन ही होगा मेरा व्यू। लेकिन स्पाइस जेट जब तक 68 के ऊपर रहेगा, पिछले 2 हफ्तों से मैं पॉजिटिव हूं, और जब तक 68 के ऊपर रहेगा मुझे लगता है यहां से भी 10 से 15% की अपमूव आ सकती है। सो ये ट्रेडिंग मूव माना जा सकता है अगले कुछ हफ्तों में, और मुझे लगता है ये 87-88 का टारगेट टेस्ट कर सकता है। करंटली 73-74 है।
88 का व्यू है और नीचे में 67 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, तो 1:2 का ट्रेड सेटअप बैठता है और व्यू अगले 2 या 3 हफ्ते का होगा। सेठी साहब, आपको कोई स्टॉक अच्छा लगता है इस पैक में, और आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को? देखिए, सरकार ने पहले नई सिविल एविएशन पॉलिसी लाई, उसके बाद रीजनल पॉलिसी लाई, और रीजनल पॉलिसी के तहत समझ में आ रहा है कुछ बड़े फंड्स हैं और जो निवेशक हैं वो भारत में इंटरेस्टेड हैं, और ये जो त्रुटियां थी, बॉटलनेक्स थे, अब सरकार इसको दूर करने में लगी हुई है। आप कैसे देख रहे हैं इन डेवलपमेंट्स को? बिल्कुल हेमंत, आज एविएशन पूरे सेक्टर के लिए बेहद ही पॉजिटिव डे रहना चाहिए। हर तरफ से न्यूज पॉजिटिव है। एक तो जो एफडीआई के नियमों में बदलाव है वो एक डेफिनेटली बहुत बड़ा एक पॉजिटिव ट्रिगर है। इसके अलावा क्रूड के दामों में गिरावट, वो भी एविएशन सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। और इस सेक्टर में जो सबसे अच्छा स्टॉक रहेगा वो जेट एयरवेज मुझे लगता है। एक तो वहां पे ऑलरेडी एहतियात स्टेक ओन करता है, तो ऑलरेडी प्रेजेंस है, और अगर ये एफडीआई लिमिट का फायदा उठाना है तो एहतियात बिल्कुल ले सकता है। और दूसरा, जेट एयरवेज को लेके आज जो उनके यूएस की 2 एयरलाइन कंपनीज डेल्टा एयरलाइंस और वर्जिन अटलांटिक के साथ जो कोड शेयरिंग का भी एक्सपेंशन किया है, तो वो भी एक पॉजिटिव न्यूज है। तो ऑल इन ऑल जेट के लिए बहुत अच्छा दिन रहना चाहिए। और मेरी जो आज टॉप पिक है जो मैंने अपने नोट में भेजा था उसमें जेट एयरवेज ही था, तो आई कंटिन्यू टू रिमेन पॉजिटिव ऑन जेट एयरवेज, और मुझे लगता है इसमें आज खरीदारी करनी चाहिए। तो ये खबर हमसे मिस हुई है जो आप बता रहे हैं सर कि डेल्टा के साथ कोड शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है जेट का, तो जेट में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। फंडामेंटल नजरिए से ये स्टॉक पसंद है, और टेक्निकल चार्ट्स पर देखकर वागले साहब को लगता है 87-88 तक के लेवल स्पाइस जेट में देखने को मिल सकते हैं। तो इस पैक पर रखिएगा आज नजर। ऑटो के अलावा ये पैक फोकस में रहना चाहिए। लेंगे ब्रेक के बाद एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं सुमित बगड़िया जी से पूछेंगे। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन सीएनबीसी आवाज पर। एक लंबे वीकेंड के बाद अब भारतीय बाजारों की ओपनिंग कैसी रहेगी, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी पर एक बार फटाफट नजर डाल लेते हैं कि संकेत वहां पर क्या कुछ बेहतर हुए हैं या फिर वैसे के वैसे हैं। याद रखिए, एशियन मार्केट्स में थोड़ी सी सुस्त चाल बनती हुई दिखाई दी है, और 26.2 पर एसजीएक्स निफ्टी खुलेगा। ये एसजीएक्स निफ्टी की ओर से संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं सुमित बगाड़िया, और उनसे वायदे बाजार की पोजीशन समझ लेते हैं। इनफैक्ट सुमित, हम ये नोटिस कर रहे थे कि इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 1100 करोड़ की बिकवाली करते हुए एफआईआई दिखाई दिए हैं, और ये जो पुट और कॉल का डेटा है उसमें देखिए 8500 का पुट और 8600 के पुट में काफी ज्यादा एक्टिविटी बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं 8900 का पुट भी थोड़ा सा एक्टिव होता दिखाई दे रहा है। तो डायरेक्शन वाइज क्या लग रहा है, 8700 के ऊपर जाने की कितने चांसेस हैं, या फिर काफी रेजिस्टेंस बाजार फेस करेगा और ज्यादा लोग मंदी की तरफ ही बैठे हुए हैं जो पुट के फिगर्स देखने को मिले हैं उसके चलते? गुड मॉर्निंग हर्षदा। वेल हर्षदा, एक बार फिलहाल मार्केट का ऑन द स्पॉट एक बार नजरिया देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल्स पे हमको दबाव देखने को मिलता है, और 8700 का लेवल्स थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। जब तक 8700 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक मेरे हिसाब से कन्विंसिंगली एक बार मार्केट में तेजी की तरफ नहीं बैठना चाहिए। इमीडिएटली नीचे में 8600 का सपोर्ट है, और जैसे ही वो ब्रेक करेगा तो 8500 जो फाइनल हर्डल है निफ्टी में, या फाइनल सपोर्ट हम जो बोल सकते हैं नीचे की तरफ, वो 8500 का है। उसके बाद हमको फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, और ऊपर में हमको तेजी भी 8700 के ऊपर कन्विंसिंगली क्लोज आती है, उसके बाद ही हमको फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी। यानी अभी हम निफ्टी की एक रेंज मान सकते हैं 150 से 200 पॉइंट की, जो कि नीचे में 8500 और ऊपर में 8700 के आसपास का रेजिस्टेंस है। आई थिंक एक बार जब तक कन्विंसिंगली एक 8700 के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट नहीं दे देता है तब तक एक बार फ्रेश तेजी का व्यू लेने में थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। और अगर इमीडिएटली आज जो ओपनिंग में अगर 25-30 पॉइंट ऊपर मार्केट खुलता है तो एक बार 8720 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से सेलिंग व्यू लेके काम किया जा सकता है फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 8550 या फिर 8500 के लेवल्स के लिए। टेक्निकली भी अगर मैं देखूं तो ऊपर से डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है जिसका रेजिस्टेंस 8700-720 के आसपास आ रहा है। आई थिंक वो लेवल टूटने के बाद ही तेजी करेंगे। जब तक वो नहीं टूटता तब तक एक बार थोड़ा भी यहाँ से उछाल आता है तो उसमें एक बार सेल का व्यू लेके काम किया जा सकता है। चलिए, तो उछाल में बिकवाली करिए, स्टॉप लॉसेस को बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखिए, 8720 के स्टॉप लॉस का शॉर्ट करिए, और 8550 या 8500 से नीचे की मंदी नहीं होगी, ये राय निकल कर आ रही है सुमित की तरफ से। कुणाल भी है हमारे साथ। कुणाल, आपका क्या व्यू बन रहा है मार्केट पे?
देखिए हेमंत, ये टिपिकल रेंज बाउंड मार्केट है और रेंज में बहुत डिफिकल्ट होता है डे ऑन डे प्रेडिक्ट करना कि किस तरफ आज निफ्टी जाएगा या बाजार जाएगा। मुझे लगता है कि जैसे सुमित बता रहे थे कि एक सीमित दायरे में निफ्टी फिलहाल ट्रेड कर रहा है और दायरा देखिए मेरी राय में 8500 से 8750 के बीच में इमीडिएट जो रेंज है निफ्टी की, और जब तक 8750 पार ना हो जाए तब तक बहुत अग्रेसिवली लॉन्ग्स नहीं करने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो ओवरऑल डायरेक्शन है वो अभी भी पॉजिटिव है, तो आपको हो सकता है कि इन स्तरों पर कुछ स्ट्रगल आता हुआ दिखाई दे, लेकिन संभावना इस बात की ज्यादा दिखती है मुझे कि 8750 के परे निफ्टी जाएगा। तो 8750 के ऊपर अग्रेसिवली बाय करें। फिलहाल आज के लिए एक इंट्राडे ट्रेड की बात करें तो मुझे लगता है लॉन्ग साइड पे होना चाहिए। ओके, ये फिलहाल रुझान बाजार पर, लेकिन कुछ और स्टॉक्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। और नंबर्स जो आए हैं फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद और कुछ सैटरडे को भी आए, उसमें जेएम फाइनेंशियल्स रेडार पर रहेगा क्योंकि दूसरी तिमाही के नंबर्स अगर आप देखें, मुनाफा 18% से ग्रो होता हुआ दिखाई दिया, करीब 114 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने पोस्ट किया है। मार्जिन्स में कुछ इंप्रूवमेंट जरूर रहा है और जो लोन बुक है उसमें ग्रोथ देखने को मिली। अब जेएम फाइनेंशियल ऑफ कोर्स अलग अलग सेक्टर्स में काफी अग्रसर कंपनी बन गई है। चार्ट्स के आधार पर बताइए संदीप आगले कि आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिख रही है 8715 पर बीते सत्र की समाप्ति? हर्षदा बिल्कुल, इनफैक्ट ये 75 जब से एक क्रूशल रेजिस्टेंस ये स्टॉक ने ब्रेक किया है जो पिछले हफ्ते में हुआ है, मैं इसमें पॉजिटिव हूँ और मुझे लगता है ये 110-115 का मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है। इसमें अच्छी बात यह है कि मंथली चार्ट्स भी काफी पॉजिटिव है और अगर आप 130-140 के कुछ महीनों की बात करें तो भी मुझे सरप्राइज नहीं होगा, तो मैं उस लिहाज से भी कंफर्टेबल रहूंगा। 3 से 6 महीने का व्यू लेकर 140 के टारगेट्स मुझे दिखाई देते हैं। ऑलराइट, तो जेएम फाइनेंशियल्स पर रखिए नजर। देखिए ब्रोकिंग कंपनियों ने अच्छे नंबर अब तक पेश किए ही हैं, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज हो, आईआईएफएल होल्डिंग हो, जेएम फाइनेंशियल्स हो, अच्छे नंबर आए, यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। एक और सेक्टर विकास जिसने पिछले संवत में आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, मेटल में आप देखिए जिंक ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, 48% भाव बढ़े हैं और अब यहां पर खबरें आ रही हैं कि ग्लेनकोर जो है वो जिंक और लेड की एक माइन जो है उसे बंद कर रहा है। हिंदुस्तान जिंक के लिए आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं? और यहां पर अनिल अग्रवाल जी का वेदांता ग्रुप के चेयरमैन का ऑफर तो है ही साफ तौर पर, सरकार अगर अपनी बची हुई हिस्सेदारी बेचेगी तो वो अभी भी खरीदने के लिए तैयार हैं। कैसे देखते हैं आप इन सब डेवलपमेंट्स को? बिल्कुल हेमंत, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, पिछले कुछ महीनों में एक अच्छा रनअप भी दे चुका है और जिस तरह की ये खबरें हैं ग्लेनकोर जो माइन बंद कर रही है उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, चूंकि जिंक के प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ने चाहिए तो उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी है और ये भी जो खबरें की सरकार की जो स्टेक है वो अनिल अग्रवाल ग्रुप खरीदने को तो ऑलरेडी तैयारी है, वो कैसे क्या डेवलपमेंट्स आते हैं उस पर नजर रखनी चाहिए। बट स्टॉक अच्छा और इन लेवल्स पे भी खरीदारी करने का ही मेरी एडवाइस रहेगी। चले, मौका यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक में तेजी की पोजीशन लेने का 252 पर यहाँ पर स्टॉक जाकर टिका जरूर था। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ढेर सारे शेयर हैं जिस पर बाजार की नजर रहेगी आज ओपनिंग ट्रेड के लिहाज से, आप उस पर भी नजर रखेंगे, तो आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और सीएनबीसी आवाज आपको बता रहे हैं वो कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पर होने चाहिए जहां पर खबरों का असर देखने को मिलेगा और ट्रेड के लिए आज बढ़िया मौका है पोजीशन खड़ी करने का। हमारे साथ हैं संदीप वागले, कुणाल सरावकी, सुमित बगाड़िया और साथी विकास सेठी। और अब फिक्स पर ही फोकस करते हैं। कुणाल, मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, आपने कौन से 2 स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट किए हैं आज के ट्रेड के लिए? देखिए 2 काउंटर्स हस्ता जहां मुझे लगता है कि एक बड़ा अपसाइड देखने को मिल सकता है, इसमें सबसे पहले सेंचुरी टेक्सटाइल्स है। हमने दीपावली का जो मुहूर्त ट्रेडिंग हुई थी उस दौरान भी हमने देखा था कि सेंचुरी टेक्सटाइल्स ने बहुत अच्छा गेन पोस्ट किया था और एक ब्रेकआउट वहां बुलिश फ्लैग पैटर्न से आता हुआ दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत सस्टेन्ड अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। सारे ही टेक्सटाइल स्टॉक्स में हमने ब्रेकआउट्स देखे हैं। मुझे लगता है दूसरा काउंटर जहां पर की खरीद की जा सकती है वो मॉइल का होगा। यहां पर भी आप देखें कि एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया है। मुझे उम्मीद है कि 340-350 के लक्ष्य आपको मॉइल में आते हुए दिखेंगे, तो मेरी राय में यहां पर भी खरीद के चलना है। ये तो जबरदस्त नंबर है, घाटे से मुनाफे में आया, मार्जिन 6% से बढ़े 11% के पार निकले, तो सेंचुरी टेक्सटाइल में तेजी देखने को मिलेगी। मॉइल में भी तेजी आपको करनी चाहिए। बागले साहब, आपने 2 पिक्स तो बताए, डिश टीवी और बीईएल, इसके अलावा और कौन से स्टॉक्स आपको पसंद है आज के लिए?
हेमंत, अशोक लेलैंड में मुझे मोमेंटम दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट सितंबर में मैं इसमें काफी बेरिश था, मुझे लग रहा था ये 70 के भी नीचे जाएगा। जिस तरह से आई थिंक 75 का बॉटम बना के अभी उभर कर पैटर्न आ रहा है, मुझे लगता है ये 97 तक जाने की क्षमता रखता है अगले कुछ दिनों में। तो मैं 89 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह दूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 97, और मेरा व्यू है कि अभी शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया है। दूसरा होगा सिंटेक्स, जिसमें मुझे मोमेंटम पैटर्न्स काफी पॉजिटिव लगते हैं। इसमें मेरा स्टॉप लॉस होगा 87, टारगेट होगा 99। ये 3 से 4 दिनों का व्यू है। चलिए, तो कुछ और अपॉर्चुनिटीज तेजी की सिंटेक्स में 99 के टारगेट के लिए आप खरीदारी करके चले, और साथ ही साथ अशोक लेलैंड 97 का टारगेट। अशोक लेलैंड ऑफ कोर्स आज रेडार पर रहेगा क्योंकि इसकी भी बिक्री के आंकड़े आएंगे आजकल में। लेकिन सुमित, आईसीआईसीआई बैंक देखिए यहाँ पर पिछले सेशन में भी या फिर फ्राइडे के सेशन में मुझे स्पेसिफिकली याद है कुछ लॉन्ग अनवाइंडिंग होती हुई दिखाई दी थी। ये आपने इनफैक्ट स्टॉक चुना है, एक पुट स्ट्रैटेजी है, तो क्या ट्रेड आप सुझा रहे हैं? हर्षदा, 290 का ऊपर में इसमें रेजिस्टेंस है। जब तक आईसीआईसीआई बैंक 290 ऊपर में कन्विंसिंगली क्लोज नहीं देता है, तब तक इसके अंदर एक प्रेशर देखने को मिल सकता है। इमीडिएटली अगर हम देखेंगे तो ये स्टॉक का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डाउनसाइड की तरफ तैयार हो रहा है, और जैसे ये 275 का लेवल ब्रेक करेगा तो इसके अंदर एक अच्छा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर स्टॉक 260 के लेवल्स तक आने की पॉसिबिलिटी है। तो ओवरऑल 260 का टारगेट लेके हम इस आईसीआईसीआई बैंक को मान के चल रहे हैं। इसके लिए आईसीआईसीआई बैंक में 275 का पुट खरीदने की सलाह दे रहे हैं, जो कि कल की क्लोजिंग के हिसाब से 10.5 रुपए के आसपास मिल रहा है। इनफैक्ट मार्केट ओपन होने के बाद मिलना चाहिए। स्टॉप लॉस इसमें लगाना पड़ेगा 7 रुपए का, और हम जो 260 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर वो आईसीआईसीआई बैंक में आ जाते हैं तो 15 से 18 रुपए का इस पुट का वैल्यू होने की पॉसिबिलिटी है। हो सकता है ये इसी वीक में हमको देखने को मिले। तो 275 का पुट खरीद के काम करें 7 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए, तो आईसीआईसीआई बैंक में मंदी होगी तो फिर बैंक निफ्टी भी शायद अच्छा प्रदर्शन आज ना दिखा पाए। इस स्टॉक पर रखिएगा नजर। लेकिन विकास, काफी लंबी लिस्ट है। मैं तो आज देख रहा हूं आपके जो आपने बताई है, डिश टीवी, बागले साहब भी बुलिश हैं, आप भी बुलिश हैं, जेट तो आपने बताया कि यहां खरीदारी करनी चाहिए। और कौन से स्टॉक्स हैं मिड कैप्स में जहां एक्शन देखने को मिल सकता है आज? देखिए हेमंत, जहां तक डिश टीवी का सवाल है उस पर मैं बेहद ही बुलिश हूं। एक तो नतीजे शानदार थे, और उसके अलावा भी मुझे लगता है कि जिस तरह से 31 दिसंबर तक कंपलसरी डिजिटाइजेशन को प्ले आउट होना है, उसका एक मेजर बेनिफिशियरी होगा। जीएसटी की दरें भी जो इस वीक डिसाइड होनी चाहिए, उसका भी एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी डिश टीवी होने वाला है। तो ये दो फंडामेंटली पॉजिटिव न्यूज है, और इसके अलावा मुझे लगता है इसमें कोई पॉजिटिव न्यूज कॉर्पोरेट एक्शन भी होना चाहिए। तो इस लिहाज से मैं बुलिश हूं, और मुझे लगता है हम आने वाले 1 या 2 दिन में, आज या कल में 110 रुपए के लेवल्स देख सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा फ्रंटलाइन में पीएनबी, जिसके हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ को एक बेहद ही अच्छा रिस्पांस मिला। स्टॉक में बहुत अच्छा एक रुझान देखा जा रहा है। मुझे लगता है आज भी इसमें तेजी बनी रहनी चाहिए। तो ये तो हो गए F&O सेगमेंट से जो पॉजिटिव स्टॉक्स लगते हैं, और जो कैश मार्केट सेगमेंट से जो मिड कैप आइडियाज है, वहां पे जो सबसे टॉप पिक होगी वो होगी डोनियर इंडस्ट्रीज। ये एक टेक्सटाइल कंपनी है, पूरा टेक्सटाइल सेक्टर ही अच्छे फोकस में है, और इस स्टॉक में भी हमने पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी बढ़त देखी है, खास करके इनका जो सूरत में एक नया प्लांट आया है उसके ऑपरेशन शुरू होने के बाद, और इन्होंने रियल एस्टेट में भी कुछ अच्छे कदम उठाए हैं। तो इस सब का पॉजिटिव इंपैक्ट देखा जाना चाहिए। तो डोनियर पे मैं बुलिश हूं। इसके अलावा जो और 2 स्टॉक में बात करना चाहूंगा, एक तो रहेगा जीएसएफसी। ये भी एक अच्छी कंपनी है, और जिस तरह की हमने रैली एक जीएनएफसी के स्टॉक में देखी है, उस तरह से इस स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है। बट मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसमें एक बहुत अच्छी तेजी बन सकती है। तो आई कंटिन्यू टू रिमेन बुलिश ऑन जीएसएफसी। नतीजे इस क्वार्टर के बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, बट आने वाले क्वार्टर्स में मुझे अच्छे नतीजों की उम्मीद है। और जो एक और स्टॉक के बारे में चर्चा करना चाहूंगा वो रहेगा गुजरात एल्कली। ये कंपनी भी सोडा है, सोडा बनाने वाली कंपनी है, जहां पे बहुत अच्छा प्राइस हाइक। बाकी जो 2 स्टॉक्स हैं वो आपके ब्रेक के बाद लेता हूं। तो जीएसएफसी के ऊपर आप बुलिश हैं, डोनियर पर आप बुलिश हैं। 2 स्टॉक्स जो आप अभी रह गए हैं वो आप ब्रेक के बाद प्लीज बताइएगा। ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद पहला सौदा हाजिर करेंगे। जी हाँ, रुपया भी देखिए 1 दिन की छुट्टी के बाद आज खुलने वाला है, और इक्विटी मार्केट्स भी खुलने वाले हैं 1 दिन की छुट्टी के बाद। तो प्री ओपनिंग ट्रेड किस तरह के हैं, और बचे हुए 2 पिक्स जो और रह गए हैं सेठी साहब के, वो बताएंगे ब्रेक के बाद।